हेलो इन्वेस्टर, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप जो है जब शेयर का सिलेक्शन करते हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कितने तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं, कितने तरीके के सेक्टर हैं, कहाँ से मुझे स्टॉक चूज़ करना है, किस तरीके का सेक्टर या इंडस्ट्री में थीम चल रही है, गवर्नमेंट किस सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। जब दोस्तों आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो उसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। क्लास 2 है ये, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद आई एम प्रीटी श्योर आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके की इंडस्ट्री या किस तरीके के सेक्टर में आपको पैसा लगाना है और किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या कंपनीज़ हैं और भविष्य में वो क्या कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों बात करेंगे डिटेल में। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें फ्रेंड्स। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली सेक्टर और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ जो इंडस्ट्री है, दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात करती है जो सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं इसमें ये बात कर लूँ, जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं उसका एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, दैट ग्रुप्स टुगेदर इंडस्ट्रीज विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करूं तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मान के चलो जो मेडिकल डिवाइस कंपनीज बनाती हैं, जो ड्रग बनाती हैं या अदर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मान लो एक कंपनी है जो टूल्स यूज़ होते हैं जब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो कुछ टूल्स यूज़ होते हैं। जो वो टूल्स यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री में जो कंपनीज़ हैं वो बनाती हैं। उसके बाद कुछ कंपनीज ग्लव्स बनाती हैं जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी एक तरीके की उसी इंडस्ट्री में फॉल कर रही हैं कंपनीज। ठीक है, कुछ कंपनीज ड्रग्स बनाती हैं। अब हम बात कर लें सेक्टर क्या होता है। तो जो सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर, वो केवल हेल्थ केयर कंपनीज को ही इंक्लूड नहीं करता, वो इंक्लूड करता है बायोटेक। जैसे आपका अभी जो है कोवैक्सीन वगैरह बनी थी, कोविड आया था। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो मेडिकल रिसर्च कंपनीज होती हैं जो R&D करती रहती हैं प्रोडक्ट्स पे कि किस तरीके का प्रोडक्ट जो है इसमें हेल्प कर सकता है, किस तरह उसमें डोज बढ़ा दिया जाए तो वो आगे हेल्प करेगा। तो इस तरीके की जो R&D होती है उन कंपनीज को सेक्टर के कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो भी सेक्टर के अंडर में आती हैं। तो सेक्टर में आप ये देखेंगे कि जो है केवल हेल्थ केयर कंपनीज ही नहीं आ रही, उसके अलावा अदर इंडस्ट्री जो है वो भी आ रही हैं। बट जो इंडस्ट्री है उसमें सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो सेम तरीके का प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं या उसकी सर्विस देती हैं। फ्रेंड्स, ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर की। तो अगर भारत में बात करें तो मेनली 4 सेक्टर हैं जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट दो सेक्टर्स आर। तो एक होता है प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, देन टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद एक फोर्थ होता है क्वार्टरली सेक्टर। अब हम ये समझेंगे कि किस सेक्टर में किस तरीके की कंपनीज फॉल करती हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की तो प्राइमरी सेक्टर जो है ऑफ एन इकोनॉमी रेफर्स द बिजनेस एंड एक्टिविटीज दैट एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये इसमें किस तरीके के बिजनेसेस आते हैं वो बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर इसमें आता है, फॉरेस्ट्री इसमें आता है, फिशिंग इसमें आता है और माइनिंग इसमें आता है। अगर हम बात कर लें दीज प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज हेल्प टू प्रोवाइड सर्विस इन द सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो जो भी इसमें प्रोड्यूस किया जाता है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को हेल्प करने के लिए किया जाता है। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है इकोनॉमी का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इट्स ग्रुप ऑफ एन इकोनॉमी इंडस्ट्री दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है इस सेक्टर के अंदर, जो रॉ मटेरियल होता है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर। इसमें जो कंपनीज आती हैं, इसमें आती हैं मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं और जो आपका कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वो आती हैं। उसके बाद बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर की। तो इन मैनी कंट्रीज जो टर्शियरी सेक्टर है दैट इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। टर्शियरी सेक्टर मेक्स रेफर्स द बिजनेस दैट प्रोवाइड सर्विसेज रादर दैन गुड्स। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन है, टूरिज्म सेक्टर है जो इसमें आते हैं। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया और टूरिज्म हो गया। इन रिसेंट ईयर्स द नंबर ऑफ जॉब्स विद इन टर्शियरी सेक्टर हैज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड। द ट्रेंड इज लाइकली टू इंक्रीज इन अपकमिंग ईयर्स। अब हम बात करेंगे क्वार्टरली सेक्टर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये जो दोस्तों फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है विच इंक्लूड्स नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज, दिस सेक्टर इज ऑफन सीन एज द इंजन ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग न्यू नॉलेज एंड आइडियाज। इसमें जो इंडस्ट्रीज आती हैं वो आती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन। तो दोस्तों ये जो सेक्टर है ये हाईटेक इंफॉर्मेशन जो होती हैं उसमें इस तरीके की कंपनीज जो हैं यहाँ पे आती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, एक प्राइमरी सेक्टर हो गया, उसके बाद एक सेकेंडरी सेक्टर हो गया, एक टर्शियरी सेक्टर हो गया और एक क्वार्टरली सेक्टर हो गया। इसमें किस किस तरीके के बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं दैट इज समथिंग आई हैव टोल्ड। और जैसा मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था टूरिज्म सेक्टर पे, तो टूरिज्म सेक्टर पे मैंने आपको बताया था कि टूरिज्म सेक्टर जो है वो एक वाइडर टर्म है। अगर हम बात करें उसके अंदर जो कंपनीज या बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं उसकी बात करें तो जब टूरिज्म सेक्टर आता है किसी भी कंट्री में, अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रैवल जो हो रहा है रेल से और आपका बसेस से वो बढ़ेगा। एकोमोडेशन मीन्स गेस्ट हाउस ज़्यादा ओपन होंगे, ठीक है, स्टे के लिए लोग रहेंगे, धर्मशालाएं ज़्यादा ओपन होंगी। फूड एंड बेवरेज, वो तो एफएमसीजी स्पेस कहीं ना कहीं बहुत बढ़ेगा क्योंकि लोगों की खाने की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री को ज़्यादा काम मिलेगा। उसके बाद आपका ट्रैवल एजेंसीज, ईज माई ट्रिप हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, इनको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा क्योंकि इन्हीं की हेल्प से ही जो है बुकिंग होंगी। उसके बाद एंड अट्रैक्शंस, ठीक है, तो ये हो गया। तो दोस्तों ये जो मेन है, जब आप ऐसा एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग गया कि यार मेरे को प्राइमरी सेक्टर में चूज करनी है कंपनीज या आपका सेकेंडरी में या टर्शियरी में या क्वार्टरनरी में। अब इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी? मान लो गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कहती है भाई हम रेलवे सेक्टर के लिए 22,000 करोड़ का बजट अनाउंस कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 22,000 करोड़ का बजट है उसमें किस किस कंपनी को हेल्प होने वाली है। तब आप क्या करेंगे, जैसे अभी रेलवे सेक्टर में बूस्ट आया, ठीक है, अभी एक बजट अनाउंस हुआ है, तो रेलवे सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं, आरवीएनएल कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं, आईआरएफसी जो आपका लोन वगैरह देती है, उसके बाद आपका आईआरसीटीसी एक कंपनी है, उसके बाद जो है जुपिटर वैगन्स है, उसके बाद टीटागढ़ है। तो ये सारी कंपनीज क्या है, इनको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा अगर रेलवे सेक्टर को ही काम मिल रहा है या उसमें एक इन्फ्यूज़ किया जा रहा है अमाउंट को। तो ऐसे हो गया। और कुछ सेक्टर की बात कर लेते हैं या इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो मान लो एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उसमें कंपनीज़ की बात करें तो वरुण बेवरेज हो गया, उसके बाद इमामी हो गया, उसके बाद मारिको हो गया, उसके बाद नेस्ले हो गया, उसके बाद एचयूएल हो गया। तो दोस्तों ये कई सारी कंपनीज़ हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर के अंदर। उसके बाद अगर हम बात कर लें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो उसमें कंपनी है वर्धमान टेक्सटाइल, उसके बाद एक अरविंद लिमिटेड है, उसके बाद अभी मैं बात करूँ तो वेलस्पन इंडिया है, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। मेटल सेक्टर की बात कर लें तो जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, जेटीएल इंडस्ट्री हो गया। सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर उसमें कंपनी की बात कर लें तो अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, जेके लक्ष्मी सीमेंट हो गया। इंफ्रा की बात कर लें तो आईआरबी इंफ्रा हो गया, कैपेसाइट इंफ्रा हो गया, लोधा हो गया, ठीक है, और उसके बाद मैक्रो टेक डेवलपर भी लोधा का ही नाम है। उसके बाद ब्रिगेड एंटरप्राइज हो गया। उसके बाद अगर हेल्थ केयर में चले जाएँ तो मैक्स हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद ग्लोबल हेल्थ हो गया, उसके बाद नारायण हृदयालय हो गया, उसके बाद अपोलो हो गया। अगर हम गोल्ड की बात कर लें तो उसमें टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, गोल्डियम इंटरनेशनल हो गया। तो दोस्तों आपको ऐसे आइडिया लग रहा है, तो आपको क्या होता है जब गवर्नमेंट आती है कोई भी पीएलआई स्कीम लॉन्च करती है, पीएलआई स्कीम मीन्स ये होता है कि प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव्स। इट मीन्स वो सरकार जो है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ये बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें जिससे आपको कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो जब ज़्यादा से यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई पीएलआई स्कीम लेके आ रही है तो यू मस्ट बी नोइंग कि उनसे किस किस कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, जिससे कि आपको एक इनफ आइडिया हो और आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। अब मैं कुछ दोस्तों आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा। एज ऑफ 2021-22 इंडिया जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी जो है भारत की जीडीपी या किसी और कंट्री की जीडीपी, उसमें कई सारी जो है सेक्टर हैं वो कई सारे जो सेक्टर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कंट्री की जीडीपी को। तो अगर भारत की बात करें तो जो सर्विसेज हैं वहाँ से 53% जो है वो कंट्रीब्यूशन जीडीपी को होता है, मतलब मेजोरिटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से होता है। अब सर्विस में अगर हम बात कर लें तो आपका टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज आ जाती है, ठीक है, और भी जो आईटी सेक्टर आ जाता है, वहाँ से ज़्यादातर रेवेन्यू आता है जीडीपी को जो कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद अगर इंडस्ट्री की बात कर लें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है,
तो वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह वो 28.3% का रेवेन्यू वहाँ से वहाँ कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है वहाँ से 18% का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी को जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है, जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है आपका जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जो सबसे ज़्यादा जॉब असाइन करती है लोगों को, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोस्तों। लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है और 20% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। तो आप भी देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं, जो आप देखेंगे ज़्यादातर तादाद में लोग वहीं पे काम करते हैं, तो वो टेक्सटाइल सेक्टर है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट होता है और जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स एट ऑलमोस्ट 53%। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे। अब आपको क्या है, इसी चीज़ को डीप में एनालिसिस करके जब भी किसी तरीके की कोई स्कीम आए, अभी जैसे आया कि जी मेटल सेक्टर और माइनिंग सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट जो पास्ट कलेक्शन है, जो ड्यू था उसको कलेक्ट किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेटल सेक्टर होता क्या है, ठीक है, माइनिंग सेक्टर क्या होता है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, टाटा स्टील, JSW स्टील, वेदांता, ये सारे कंपनीज को इनके शेयर टंबल हो गए। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि जिस सेक्टर की बात कर रही है गवर्नमेंट, उसमें कोई भी टेल विंड्स है या हेड विंड्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सेक्टर में किस तरीके की कंपनीज या बिजनेस इन्वॉल्व है। उससे आपको एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है और आप ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं। तो जैसे अभी भारत में क्या बात चल रही है कि जी डिफेंस सेक्टर में जो है बहुत इन्फ्यूज़ हो रहा है पैसा, FDI का पैसा लगेगा। फिर डिफेंस सेक्टर ने, अगर PSU की बात करें तो बहुत अच्छा पैसा बना के भी दिया है पास्ट में। उसके बाद टूरिज्म सेक्टर है, अगर हम उसकी बात कर लें, एक कंपनी, आई कैन नॉट रिकॉल क्या कंपनी का नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। एक तो ईज माई ट्रिप है, एक थॉमस कुक है। थॉमस कुक की अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो आने वाले समय में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, टूरिज्म जो सेक्टर है वो बहुत ग्रो करेगा। अब टूरिज्म सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती हैं, वो भी ग्रो करेंगी। तो जब दोस्तों ये आपको एक आइडिया लग जाता है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर पाते हैं और आप ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि एक आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है कि आप लोगों से ज़्यादा अवेयर रहते हैं। आप एडवांस में कोई भी चीज़ को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि भाई आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर ग्रो करेगा या आपका मेटल सेक्टर ग्रो करेगा, या फिर चाइना के आने से जो है फार्मा इंडस्ट्री का क्या होगा, या फिर जो है भारत जो है रेलवे सेक्टर में कितना पैसा इन्फ्यूज़ कर रहा है। जब इस तरीके की चीज़ें आपको पता चल जाती हैं तो आपकी जो जॉब है शेयर को सिलेक्ट करने की, दैट बिकम्स वेरी ईजी फ्रेंड्स। अगर हम बात कर लें कुछ इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपको रफ आइडिया देता हूँ इंडस्ट्रीज़ कैसी कैसी हैं। है तो बहुत सारी, कुछ को मैं नाम ले पाऊँगा। एरोस्पेस इंडस्ट्री हो गया, आर्ट एंड डिज़ाइन हो गया, बैंकिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मेटल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री हो गया और टेलीकम्युनिकेशन हो गया। तो दोस्तों आप पास्ट में देखेंगे डिफेंस, ठीक है, डिफेंस ने अच्छा पैसा बना के दिया है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, उसमें BEL कंपनी हो गई, उसके बाद HAL हो गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसके बाद तुम्हारा GRSC करके कंपनी है। तो इन सारी कंपनी ने अच्छा रिटर्न्स बना के दिया। उसके बाद रेलवे सेक्टर की IRFC हो गई, IRCTC हो गई, RVNL हो गई, टीटागढ़ हो गई, जुपिटर वैगन हो गई, और एक रेलटेल करके एक शेयर है। तो इन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया है। तो इससे क्या है, अब आपका ना एक सोचने का तरीका बढ़ जाता है। उसके बाद आपको ये भी देखना होता है कि इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज क्या है, ये किस कैगर से ग्रो करेगा आने वाले समय में। जब आपको ये सारी चीज़ें आप स्टडी कर लेते हैं तो दोस्तों योर जॉब्स बिकम इजी टू पिक एंड चूज द शेयर, और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं। आप जब मार्केट में कोई चीज़ आती है तो आप इतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि आपको उस न्यूज़ से आपको एक एंटिसिपेट कर पाते हैं आप इजीली कि आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स।